नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जहां बात की जाती है महिला सशक्तिकरण की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये कहना है कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। वहीं देखा जा रहा है कि लोकसभा में एक बिल लाया गया है 33% महिलाओं को आरक्षण देने का। क्या कुछ कहना है इस बिल के बारे में महिलाओं का, आइए जानते हैं उन्हीं से। देखिए, ये जो बिल है ये ब्रेन चाइल्ड है कांग्रेस का, और राजीव गांधी जी ने इस आरक्षण की बात 1989 में की थी। और आज जो महिलाएं हम देखते हैं पंचायत के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर जो पंच सरपंच बन के, कॉरपोरेटर्स बन के सामने आई हैं, वो कांग्रेस की ही ब्रेन चाइल्ड है कि वो चाहते थे कि जो महिलाओं की भूमिका है और महिलाओं की भागीदारी है साझेदारी समाज के अंदर बढ़नी चाहिए। फिर एक बिल लाया गया कि महिलाओं का आरक्षण हमारा संसद के अंदर और यहाँ हमारे विधानसभा के अंदर होना चाहिए, और उस बिल को लाया गया 9 मार्च 2010 में मनमोहन सिंह जी द्वारा, जिसे राज्यसभा में पारित किया गया और लोकसभा में जाके वो बिल रुक गया। जो बिल राज्यसभा में पारित हो जाते हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो डेड नहीं होते, और वो आज भी एक्टिव है। आज जिस तरह से उन्होंने ठगा युवाओं को, बुजुर्गों को, आज महिलाओं को भी उसी श्रेणी में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। महिलाओं के बिल के आरक्षण की बात की, हम बहुत खुश थे। महिलाएं इस उत्सव को मना रही थी। कल आपने सोनिया जी का भी भाषण सुना होगा संसद के अंदर। लेकिन अगर उनकी मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो वो इस पे ये जो किंतु परंतु अपितु लगाए, वो ना लगाए होते। देखिए, जब समाज सुधार की बात आती है तो मुझे लगता है कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। मोदी सरकार ये भूल गई कि अभी परिसीमन आयोग जो है वो 2027 से देश के पहले देश में डिलिमिटेशन नहीं कर सकता। और अगर वो चाहती कि कब से मांग उठ रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर कि आप यहाँ पे जनगणना करवाइए, वो भी इन्होंने 2011 के बाद 2021 में ड्यू थी, नहीं करवाई। 2023 आ गया है, 2024 में चुनाव है। देखिए, फिर भी मैं एक मौका देना चाहती हूँ मोदी सरकार को। यूटी बनाया जम्मू कश्मीर को, यहाँ डिलिमिटेशन अभी हुई है, यहाँ तो डिलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आरक्षण की शुरुआत आप जम्मू कश्मीर से कर दीजिएगा, आपकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो आपने डिलिमिटेशन की है ऑलरेडी। देखिए, आपकी अगर मंशा, अगर आपकी नीति और नियत में खोट ना हो तो आप इस तरह के इफ और बट्स नहीं लगाते। जिस तरह से वो बिल हम लेके आए थे, कांग्रेस लेके आई थी 2010 में, अगर उसी स्वरूप से उस बिल को अभी पेश किया जाता तो मुझे लगता है कि दर्शाते कि ये महिला हितैषी है। हाँ, इस बिल का हमने स्वागत किया और बढ़ चढ़कर आपने देखा कांग्रेस इसमें खुश थी, हर्षोल्लास मना रही थी। और लेकिन जहाँ पे हमने देखा उसी में कि इन्होंने, अब इसका मतलब ये जो बिल लाया गया, इन्होंने तो एक रोड़ा अटकाने का काम किया महिलाओं के लिए आरक्षण पे, कि 10 साल तक इस बिल को पारित नहीं किया जा सकता, 10 साल तक महिला आरक्षण नहीं होगा। तो जो 70 साल की बात किया करते थे, ये तो 90 साल तक महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये जो मोदी सरकार है ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। इनको इस देश की जो 50% आबादी है, या हमारा युवा है, या हमारा बुजुर्ग है, इनसे कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए और सत्ता का खेल चलाए रखने के लिए उद्योगपतियों को खुश करना है। देखिए, 33% रिजर्वेशंस हमने लोकल बॉडीज़ में देखी है, और हमने देखा है कि एग्जीक्यूटिंग पावर्स जो हैं वो महिलाओं के पास है। आज जो 33% आरक्षण जो कल पार्लियामेंट में रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, मुझे बहुत ही खुशी है कि 33% आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बहुत अच्छी संख्या से उसको पारित किया गया है। एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है। आज पूरे देश की महिलाएं 50% से ज़्यादा हैं और सहभागिता करती हैं, डेमोक्रेटिक राइट को समझती हैं। और कुछ सालों से हमने देखा है कि 40 to 50% जो विमेन पार्टिसिपेट करते हैं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, वो महिला होती है और सक्षम तरीके से अपना वोट कास्ट करती है और सोच के करती है। आज 33% आरक्षण देने का मतलब ये है कि 33% वॉइसेस जो हैं वो लॉ मेकर्स बनेंगी, वो रिफॉर्मिस्ट्स होंगी, वो कहीं ना कहीं लॉज को बनाएंगी, रिफॉर्म्स लाएंगी और एक प्रखर आवाज़ बनकर जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को सशक्तता के साथ रखे जाएंगी। तो एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, दिल की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहती हैं, पूरी इस देश की, इस प्रदेश की बहनें, कि इन्होंने इतना एक निर्णायक फैसला जो है हम सब बहनों के लिए समर्पित किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये ब्रेन चाइल्ड जो है ये तो कांग्रेस का है। देखिए,
मैंने कल सोनिया जी का भी बयान सुना कल पार्लियामेंट के अंदर, और बहुत दुख के साथ ये कहा गया, कहना पड़ रहा है कि 27 साल हो गए इस बिल को पहली बार लाए हुए, और 2010 के बाद जब उनके घटक दलों को वो प्रेरित नहीं कर पाई, तो फिर आप राजनीति किसकी कर रही हैं? 27 साल, 27 बिग ईयर्स बहुत बड़ा समय होता है। उसमें आप अगर कोई मंशा है आपको काम करने की, तो वो मंशा पूरी होनी चाहिए। घटक दलों को, जो इनके आज भी घटक दल हैं, जो INDI में सम्मिलित हैं, समाजवादी पार्टी हैं, RJD हैं, ये वही घटक दल हैं जिन्होंने अपोज किया था पार्लियामेंट के अंदर, और आज वो इसको कह रहे हैं कि ब्रेन चाइल्ड है। 33% आरक्षण पूर्णता से अगर किसी ने सक्षम तरीके से किसी ने दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और बहुत अच्छे आंकड़ों के साथ कल आपने देखा वोटिंग प्रोसेस में 454 वोट्स के साथ जो है उसको सर्वसम्मति से पास भी किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि 2014 में जब इनका मैनिफेस्टो बना था बीजेपी का, तो उन्होंने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो हम वुमेन बिल पास करेंगे, इनको रिजर्वेशन देंगे। लेकिन 10 साल हो गए, हम लेडीज़ को भी देखते हुए इन्होंने कोई बिल नहीं लाया। अब बिल आया, बड़ा हा अल्लाह मच गया जी, बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, लेडीज़ बड़े खुश थे। लेकिन बिल आया तो सही, लेकिन रिजर्वेशन क्या की इन्होंने? अब ये 24 के छोड़ के आगे ले गए, 29 तक ले गए, 29 से कोई पता नहीं ये 34 चले जाएं। तो ये इस बिल का क्या फ़ायदा लेडीज़ को? लेडीज़ अभी तैयार थी इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा तो ये होता कि ये 2 साल पहले सीरियस होते, जो अमेंडमेंट करनी थी उन्होंने अमेंडमेंट करते, और ये बिल लाते। इसी जो 24 में अगर ये बिल पास होता तो 24 में लेडीज़ लड़ती, तो ये फ़ायदा था। तो ये तो हम तो, मेरे लिहाज से मैं तो खुश नहीं इस बात पे कि बिल तो किया, लेकिन क्या 24 का नहीं है, 29 को चले गए, 29 के आगे तो 34 को चले जाएंगे। तो इसका मुझे तो कोई नहीं लगता कि यहाँ को फ़ायदा। अगर रिजर्वेशन देनी होती तो इसी में देते। मुफ्ती साहब ने रिजर्वेशन दी थी 33% जब इसमें इलेक्शन हुई हमारी, तो उन्होंने एकदम लगा दी थी कॉरपोरेशन के इलेक्शन में। ये होता है रिजर्वेशन देना, ना कि लेडीज़ को कहना। ये तो मदारी हो गई, ये तो जुमला हो गया, लेडीज़ की बेइज्जती हुई है यहाँ, हमारी बड़ी इंसल्ट हुई है यहाँ। ये आप कहो कि हम खुश हैं, मेरे लिहाज से हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, उल्टा हम दुखी हुए हैं कि क्या इन्होंने हमारे साथ मजाक किया कि बिल ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं। अब कौन 6 साल 8 साल इंतज़ार करेगा इनका? लेडीज़ अभी काम पे थी, हमारे पास लेडीज़ तैयार थी इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने कर दिया। तो इस वजह से मेरे लिहाज से तो मुझे तो ये कोई बिल इनका कोई ठीक नहीं लगा। इस वंदन की धरती पर 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल औरतों का अभिनंदन नहीं कर सका। इस बिल में 6 क्लॉजेस हैं, और कहीं ना कहीं ये बिल सेंसस, डीलिमिटेशन और चुनावी राजनीति में उलझ कर रह गया है। महिला बेवकूफ बनाओ बिल में कुछ भी प्रफुल्लित करने वाला नहीं है। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। पहला, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं? ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं? आपने इस बिल में सनसेट क्लॉज डाल दिया है। The limitation period for the reservation is 15 years. Why limit the Indian women politicians? चौथा तथ्य, the 42nd amendment froze the delimitation exercise. The 84th amendment extended this period for the next 25 years. और 91st amendment के तहत 2026 तक आप डिलिमिटेशन करा ही नहीं सकते। तो क्यों हम सेंसस और डिलिमिटेशन के इस खेल में गुम हो जाए? मैं मोदी सरकार से यह अपील करना चाहूंगी, ये गुहार लगाना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द 2024 में हिंदुस्तान की महिलाओं को आरक्षण दें। हम कम नहीं किसी से, ये साबित कर दिखाएंगे। तुम खोल दो किंतु परंतु और अपितु के डोर, हम महिलाएं जरूर कामयाबी पाएंगी। धन्यवाद। 33% महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में कल पास कर दिया गया है। इस पर हमने महिलाओं से बात की, मिला जुला उनका रिएक्शन था। आप इस बिल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।